फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम लोग एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है उसमें से नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट का चैप्टर सेकंड का जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है, मैकमिलन में जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, जो भी एमसीक्यू दिए हुए हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो उसका आज पार्ट सेकंड हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम लोग देख चुके हैं, वो वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो नहीं देखा आपने तो आप जाकर के उसे देख लीजिए। फ्रेंड्स, उस दिन हम लोग जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से 9, 10 और 11th न्यूमेरिकल्स 11th तक हम लोग कर चुके थे। आगे का हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स नंबर 12 को। ठीक है, ये मैकमिलन की बुक का न्यूमेरिकल्स है, आप जा करके वहां से आप समझिए, है ना। उसके बाद इसको आप देखिए, समझ में आएगा आपको। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सैम्पलिंग टेक्निक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, मीन क्या होता है ना, स्टैंडर्ड एरर, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यदि समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि सेकंड चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियो डाले जा चुके हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है सब बताया जा चुका है। तो आप वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिए, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मत देखिए इस वीडियो को, क्योंकि आपको कुछ समझ आने वाला है नहीं। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि संभव नहीं है कि हर चीज को यहाँ फिर से बताया जा सके। ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि सीआईबी से रिलेटेड सारे जो भी वीडियोज हैं वो फ्री में आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पे। तो यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ऐसी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी जो बाकी चैनल पे मिलने वाला नहीं है, और ये तो यह बिल्कुल फ्री भी मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि जो 12 नंबर क्वेश्चन है मैकमिलन का वो क्या कह रहा है कि इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस विद अ मीन ऑफ 56। देखिए, जैसे ही क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, जो वैल्यू दिया हुआ है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका यही होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बोल दिया, इसका मतलब हो गया कि आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो ग्राफ है वो बेल शेप का बनेगा आपका। ठीक है, बेल शेप का बनता है, और यहां जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू जो पॉपुलेशन का मीन है उस वैल्यू को यहां लिखा जाता है, क्योंकि ये पॉपुलेशन का मीन ही होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन में आगे समझिए। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वही बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मींस बेल शेप का बनेगा। इधर आपका 50% पार्ट रहेगा और इधर आपका 50% पार्ट रहेगा, या तो 0.5 आप लिखिए या 50% लिखिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरी चीज है कि ये जो भी डेटा फॉल करेगा सैंपल का, वो सारा इसके बीच में ही करेगा, ये बेल के अंदर ही ये सारे डेटा इसमें ही फिल करेगा। ठीक है, लाई करेगा। अब क्या कह रहा है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 56। अब देखिए ये मीन किसका बता रहा है, पॉपुलेशन का। क्यों पॉपुलेशन का, यहां तो कुछ क्लियर नहीं किया है। तो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जब किया जा रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है ये भी बताया जा चुका है कि जब एक पॉपुलेशन है उसमें से अलग अलग जितने भी पॉसिबल सैंपल आपके मिल सकते हैं, उसको जब आप लेते हैं तो वही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। पॉसिबल वैल्यू जितने भी मिल पाएंगे सैंपल्स के। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कह रहा है कि जो मीन है वो 56 है, मींस पॉपुलेशन का मीन आपका 56 बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब यहाँ पॉपुलेशन तो वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि ये किसका है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 21 दिया है। इस वैल्यू को भी यहाँ पे हम लोग नोट कर लिए, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू 21 हो गया, है ना। और मीन का वैल्यू जो दिया है, म्यू का वैल्यू वो 56 है, ये भी नोट डाउन कर लिया आपने। अब क्या कह रहा है कि हाउ लार्ज अ सैंपल मस्ट बी टेकन, जो सैंपल लिया जाएगा। ठीक है, हाउ लार्ज अ सैंपल, कितना नंबर ऑफ सैंपल्स लिया जाए, सो दैट, ताकि देयर विल बी एटलीस्ट 90% चांस दैट इट्स मीन इज ग्रेटर देन 52। ये जो मीन होगा वो 52 से बड़ा होगा, 90% ऐसा चांस होगा कि ये मीन आपका 52 से ज्यादा होगा। तो आप बताइए कि जो साइज आप लीजिएगा सैंपल का वो कितना होगा। इसका मतलब एन का वैल्यू यहां पे आपको फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, आप यहां पे समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल्स ये क्वेश्चंस है, समझना है इसमें। एक्चुअली अभी तक जो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा, वहां पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालना था। यहां पे आपको पूछ दिया गया है, प्रोबेबिलिटी चांसेस दिया गया है, 90% चांस दिया गया है। जब आप निकालते हैं सैंपल को तो बोल रहा है कि 90% चांसेस है कि उसका वैल्यू 52 से ज्यादा आएगा। जो सैंपल आएगा उसका मीन जो आएगा वो 52 से ज्यादा आएगा, ये चांसेस दिया है।
लेकिन इससे पहले के क्वेश्चंस में हम लोग चांसेज ही निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ही निकालते थे, और नंबर ऑफ साइज ऑफ जो सैंपल है वो दिया हुआ रहता था। यहाँ पे साइज ऑफ सैंपल्स ही निकालना है आपको। देखिए क्वेश्चन ही समझने में इतना समय लग गया, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि पहले क्वेश्चंस को समझिए। बाकी मैं बता दूं कैसे कैसे बनता है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक आपको क्वेश्चंस ही समझ में आया कि क्वेश्चंस क्या क्या रहा है। तो ये क्लियर हो गया आपका। आप समझिए यहाँ पे ये जो 90% दिया हुआ है 52 आने का चांसेस, 52 से ज्यादा वैल्यू आने का चांसेस, पहले हम लोग ग्राफ में समझते। देखिए दोबारा ड्रॉ करते हैं यहाँ पे फ्रेश, ये समझिए, ये आपका है ग्राफ, ठीक है। ये बेल टाइप का बना हुआ है, कंप्लीट बेल नहीं है, आप समझ लीजिए इसको, लेकिन ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू दिया है ये मीन होता है, किसका मीन होता है? पॉपुलेशन का। कितना दिया हुआ है पॉपुलेशन का मीन? 56 है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि 52 से ज्यादा आएगा, इसका चांसेस 90%। आप 52 कहां लाई करेगा? मान लीजिए कि यहाँ पे लाई कर रहा है 52, लेफ्ट ही में लाई करेगा ना, क्योंकि इधर डिक्रीजिंग होता है इधर इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, इतना तो पता ही होगा आपको। अब 52 यहां पे लाई कर रहा है, अब यही कह रहा है कि ये वाला पॉइंट इससे ज्यादा जो आएगा, इससे ज्यादा, देखिए जब कोई भी, बार बार बता रहा हूं कि ये जो पार्ट होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी टेबल से हम लोग निकालते हैं, उसका पार्ट होता है। जब भी प्रोबेबिलिटी टेबल से निकाला जाता है चांसेस को, तो मीन के जस्ट लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो वैल्यू होता है वो प्रोबेबिलिटी टेबल से निकला हुआ वैल्यू होता है। तो यहां समझिए क्या कह रहा है, 52 से ज्यादा आने की चांस, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू भी आएगा और ये वाला भी वैल्यू आएगा, क्योंकि इधर भी तो 52 से ज्यादा आएगा, यहां तक ना, यहां तक आपका है डेटा ये, ठीक है। तो यहां तक वैल्यू आएगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट सिर्फ छूट गया आपका, है ना। अब समझिए कि ये वाला पार्ट जो होता है, आपको बता चुका हूं कि 50% होता है इधर और 50% होता है इधर, है ना। ये वाला पार्ट, ये मीन से इधर वाला पार्ट जितना भी है, ये ग्राफ के अंदर वाला पार्ट, उसकी बात कर रहा हूं। ये 50% लेफ्ट होता है, 50% राइट होता है। अब क्या कह रहा है कि 90% चांसेज है कि यहां से यहां तक आपका जो वैल्यू आएगा उसका 90% चांसेज है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हुआ कि यदि 90% चांस है, मतलब 90% मतलब 0.9 कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो आने की संभावना है 0.9%, ठीक है। 52 से ज्यादा जो आने की संभावना है 90% है। अब ये 90% में देखिए इधर तो क्या क्या हो गया, वैल्यू 0.5 है और इधर टोटल 0.5 है। इसका मतलब ये जो वैल्यू यहां से यहां तक निकला हमारा ये वाला वैल्यू, ये कैसे वैल्यू निकलेगा कि टोटल जो यहां से यहां तक 9 है उसमें से आप 0.5 को माइनस कर दीजिए, तो 0.4 जो निकला ये आपकी संभावना, मतलब 0.4 वैल्यू, इसका मतलब 40% जो है वो ये वाला पार्ट हो गया। 90% तो टोटल पार्ट हो गया, लेकिन 40% आपका ये वाला पार्ट हो गया, ध्यान रखिएगा, ये टोटल पार्ट 40% है, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, जब इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे तो जेड टेबल से, जो प्रोबेबिलिटी टेबल है वहां जेड का वैल्यू से हम लोग निकालते थे क्या? प्रोबेबिलिटी निकालते थे, संभावना, है ना, चांसेज निकालते थे कि किसी चीज को आने का कितना चांस है उसके बारे में। यहां तो आपको चांसेज ही दे दिया गया है 0.4। इसका मतलब है कि हम रिवर्स निकालेंगे, जेड का वैल्यू निकालेंगे। जेड का वैल्यू से चांसेज निकालते थे, यहां पे चांसेज से जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी टेबल में चलिए, सबसे पहले आप देखिए 0.4, 0.4 जो वैल्यू आया है उसका जेड का वैल्यू कहां है? देखिए जेड का वैल्यू ये वाला इधर वाली पार्ट है, ठीक है, ये। अब 0.4, इसका मतलब 0.4 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.400 लिख सकते हैं। आप देखिए यहां पे सर्च कीजिए कहां पे ये वैल्यू आ रहा है आपका, तो समझिए यहां पे देखिए ये वैल्यू जो आ रहा है 0.4, 0.4014, ये लगभग यही वैल्यू है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद ऐसे भी ये 14 का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, इसलिए ये वैल्यू जो आएगा यही आपका 0.400 के बराबर यही है। अब इसका जब लेफ्ट साइड आप चलिएगा तो जेड का वैल्यू 1.2 आ गया, ठीक है, 1.2 जेड का वैल्यू आ गया। अब जेड का वैल्यू यहां पे आप पुट कर दीजिए 1.2। अब देखिए यहां जेड का इक्वेशन आप लेते हैं तो जेड की जगह वैल्यू को 1.2 जब आप पुट कर दीजिएगा तो जेड का ऐसे भी फॉर्मूला क्या होता है कि 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर इनटू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन। तो आप देखिए एक चीज और लिख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड एरर, आप समझिए स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। सिग्मा क्या है? सिग्मा आपका
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे यदि आप एन निकालेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू हो गया आपका सिग्मा डिवाइडेड बाय एन। अब 1 बाय स्टैंडर्ड एरर यदि आप लिखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, रूट एन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यही हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूला को ऐसे मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है, आपका रूट एन को ऊपर ले गया, स्टैंडर्ड डेविएशन को नीचे कर दिया गया है, बाकी सेम है। अब ये सारे में फॉर्मूला को पुट कर दीजिए। अब रूट एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे निकालना है, एन का वैल्यू तो निकालना है, तो एन का वैल्यू की जगह कुछ नहीं होगा। अब नीचे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये 21 आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो ये आपका एक्स बार है, एक्स बार मीन्स सैंपल का जो साइज है वो सैंपल का मीन है उसके बारे में है, और -56। अब सैंपल का साइज यहाँ 52 तो दिया हुआ है, अब इसको यहाँ 52 भी हम लोग पुटअप करेंगे, है ना, ये 52 यहाँ पुटअप कर दीजिए, -56 हो जाएगा। अब जब इसे आप सॉल्व करिएगा तो एन का वैल्यू 45.83 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल गया, एन का वैल्यू मतलब क्या हो गया कि सैंपल का जो साइज है वो 45.83 आपका आ रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो मैकमिलन में दिया हुआ है उसके बारे में क्या कह रहा है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वही हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप का बनेगा, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 375, मीन बोल दिया मतलब यहां हो गया पॉपुलेशन का मीन, म्यू का वैल्यू, एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 48, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू भी दिया है सिग्मा का 48, है ना, म्यू का वैल्यू 375। हाउ लार्ज अ सैंपल मस्ट बी टेकन, क्या कह रहा है कि एक पॉपुलेशन से सैंपल को कितना लिया जाए, मतलब उसका जो साइज होगा सैंपल को वो कितना लिया जाए, सो दैट ताकि देयर विल बी एटलीस्ट 0.95 प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल मीन फॉल बिटवीन 370 एंड 380। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बार बार सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, डिजिट का ही तो फर्क है। देखिए आगे, सबसे पहले फिर से यहां वही करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं क्या, बेल शेप का जो फिगर है उसे ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहां पे फिर से वही कर रहे हैं, ये जो पार्ट है वो मीन है किसका, पॉपुलेशन का, कितना दिया है पॉपुलेशन का मीन 375 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप सैंपल ड्रॉ करते हैं, जैसे देखिए यहां पे फिर से यदि आप सैंपल यहां ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो सैंपल निकलेगा इसका संभावना कितना है कि इसका मीन जो होगा वो 370 और 380 के बीच में आएगा। तो 370 कहां पे आएगा, 370 मान लीजिए यहां आपका फॉल कर रहा है और 380 आपका यहां फॉल करेगा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब ये यही तो मीन है, जो भी सैंपल का मीन होगा उसी को लेकर के ये ड्रॉ किया गया है, ये जो बेल शेप का ड्रॉ होता है वो सैंपल के मीन को लेकर के ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। अब इसके बीच का वैल्यू होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू मान लीजिए कि आपका यहां तक है, ये वैल्यू ये तक है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये वाला टोटल पार्ट हमें निकालना है यहां से यहां तक, तभी ना संभावना निकलेगा कि इसके दोनों के बीच का वैल्यू कहां पे आएगा। सो आप क्वेश्चन हम लोग समझ लिए हैं, आप आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। आप देखिए क्या क्या दिया है, ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ लार्ज अ सैंपल मस्ट बी टेकन, क्वेश्चंस कह रहा है, अब देखिए सॉरी क्वेश्चंस में दिया है कि प्रोबेबिलिटी जो है 0.95 है, 0.95 बोल दीजिए या 95% बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां प्रोबेबिलिटी दे दिया है कि 0.95% प्रोबेबिलिटी है कि जो सैंपल का जो आएगा 370 और 380 के बीच वो 95% है जो इसके बीच में रहेगा। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि कितना सैंपल का साइज होना चाहिए जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो साइज ऑफ द सैंपल निकालना, जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चंस हम लोग देखें बस उसी तरह निकालना है, कोई भी चीज फर्क नहीं है इसमें। अब जैसे कहानी इसमें जो लिख करके मैंने बताया है सेम उसी टाइप का है कि क्या क्या निकालना होता है। आप जैसे शॉर्ट में आपको फिर से बता दूं कि 0.5% आपका ये वैल्यू हो गया, 0.5% आपका ये वैल्यू हो गया, इधर का वैल्यू हो गया, ठीक है। इधर का वैल्यू कहने का मतलब ये शेप के अंदर का वैल्यू, अंदर का वैल्यू है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है कि ये जो सारे वैल्यू दिए हैं उससे सबसे पहले हम लोग कहां पहुंचेंगे,
जेड का वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। जब जेड का वैल्यू हम निकालेंगे वहां से आपका नंबर ऑफ साइज निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा नंबर ऑफ साइज? क्योंकि जेड इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर इनटू सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन। अब देखिए सैंपल का मीन आपको सैंपल का मीन दिया हुआ है और पॉपुलेशन का मीन भी दिया हुआ है। आप यहां पे स्टैंडर्ड एरर को जब आप फिर से चेंज करिएगा तो स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू होता है क्या? सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाय स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू अंडर रूट एन डिवाइडेड बाय सिग्मा, क्योंकि जस्ट ऊपर वाले नीचे हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से करने के बाद आपका फॉर्मूला जो है वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा कि 1 बाय स्टैंडर्ड एरर को आप ऊपर कर दिए क्या? अंडर रूट एन डिवाइडेड बाय सिग्मा, और बाकी चीज सेम है ना। अब यहां समझिए जेड का वैल्यू आपका दिया हुआ है, सॉरी जेड का वैल्यू नहीं दिया है ना, जेड का वैल्यू निकालेंगे तभी तो एन का वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले जेड का वैल्यू निकालने का काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी टेबल से। जब जेड का वैल्यू दिया होता था तो हम लोग प्रोबेबिलिटी टेबल से निकालते थे कि कितना चांसेज है किसी भी चीज को कहीं पे आने का, ठीक है। लेकिन यहां पे चांसेज ही दे दिया है, जेड का वैल्यू निकालना है। तो चांसेस जो दिया है वो कितना है पहले उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको एक चीज पता है कि जो भी चांसेज होता है वो मीन से, जो ये जो मीन है इसके जस्ट लेफ्ट साइड या जस्ट राइट साइड का वैल्यू होता है ना। तो जो आपका वैल्यू दिया है 95% या तो कह लीजिए 0.95%, तो ये 0.95% कहां से कहां तक हो गया? यही वाला वैल्यू होगा, ठीक है। ये जो शेडेड एरिया है इसका वैल्यू हो गया। इसका मतलब इधर वाला पार्ट भी बचा हुआ, इधर वाला पार्ट भी अभी बचा हुआ आपका। समझिए कि जब दोनों साइड आपका 95% है, ठीक, सॉरी, जब टोटल आपका चांसेस जो है 370 और 380 के बीच का आने का वो 95% है, तो आपका एक साइड का पोर्शन का वैल्यू कितना होगा? जब इसे हम डिवाइड कर देते हैं 2 से तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.475। तो 0.475 जो आया ये चांसेस प्रोबेबिलिटी आया। अब प्रोबेबिलिटी टेबल से जेड का वैल्यू हम लोग निकालते हैं 0.475। आप देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी टेबल में 0.475, 0.475। अब ये वैल्यू कहां है उससे हम लोग जेड का वैल्यू निकालेंगे, रिवर्स करेंगे, ठीक है। अब देखिए 475 कहां आ रहा है? तो 475 आपका यहां सर्च करके 475 देखिए ये वाला वैल्यू आया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है इसके लिए जेड का वैल्यू कितना है? 1.9, 1.9। और इधर से जब ऊपर बढ़िए तो यहां पे देखिए आ रहा है 0.06। इसका मतलब जो जेड का वैल्यू है 1.96 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 0.06 को ऐड कर देंगे। तो 1.96 जो वैल्यू आया आपका, उस वैल्यू को यहां पे हम लोग क्या करेंगे? पुटअप कर देंगे। देखिए यहां पे जेड के जगह यहां पे 1.96 पुटअप कर दिए। जब आप पुटअप करेंगे तो आपका एन का वैल्यू निकल जाएगा 363.81। ये एन का वैल्यू हो गया। लेकिन फ्रेंड्स यहां एक चीज समझिए, यहां जो वैल्यू दिया हुआ है ना 370 और 380 के बीच का पूछ रहा है, तो अभी जो हमने निकाला वो 370 को लेकर के निकाला है। आप 380 को भी लेकर के निकालिएगा तो एन का वैल्यू जो निकलेगा वो सेम ही निकलेगा। तो 363.81 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है कि द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ फ्लैट एट कोवाई लेक इज ₹68 लाख। ये कहां है? मुंबई में पड़ता है आपका, ठीक है। 68 लाख है। यदि उसका हम लोग एवरेज कॉस्ट की बात करें किसी फ्लैट्स का वहां पे तो 68 लाख है। इसका मतलब है कि मीन का वैल्यू आपका दिया हुआ है, पॉपुलेशन का मीन का वैल्यू आपका दिया है 62 लाख, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4.2। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या हो गया? सिग्मा का वैल्यू दिया है 4.2। what is the probability that a what is the probability that a flat at this location will cost at least ₹65 lakhs? क्या संभावना है कि किसी फ्लैट का, अब देखिए यहां पे अ फ्लैट बोल रहा है मतलब एक फ्लैट की बात कर रहा है। क्या संभावना है कि एक फ्लैट का वैल्यू जो होगा वो 65 लाख कम से कम होगा? इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जो भी होगा कम से कम 65 लाख होना चाहिए।
फिर से आप यहाँ पे ग्राफ अपलोड कीजिए, क्योंकि बिना ग्राफ का क्वेश्चन आप मत बनाइएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये होगा क्या है, फिर से बेल शेप का बनेगा। ये आपका मीन हो जाएगा। अब मीन का वैल्यू कितना है, 62 लैक्स बोल रहा है, ठीक है। अब इधर भी पता है कि आपका 0.5 होता है और इधर भी 0.5 होता है, ठीक है। अब 62 लैक्स मीन है, पॉपुलेशन का मीन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 65 लैक्स हो जाएगा। 65 लैक्स किधर होगा, यहां पे होगा, है ना। तो 65 लैक्स कम से कम हो, इसकी क्या संभावना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो म्यू का वैल्यू दे दिया है, एक्स बार का वैल्यू दे दिया है। एक्स बार क्या होता है, एक्स बार वही है कि जो सैंपल निकाल रहे हैं उसका मीन। तो यहां पे 65 लैक्स क्या है, एक्स बार ही है, क्योंकि यही तो आपका एक सैंपल निकाला जा रहा है सारे पॉपुलेशन में से। तो 65 हो गया। अब n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां सैंपल एक लिया गया है, ऑफ फ्लैट, एक फ्लैट का जो है सैंपल्स लिया गया है यहां पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइज ऑफ सैंपल हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू भी दिया है 4.2। अब जब हम प्रोबेबिलिटी निकालने की बात करते हैं तो आपको पता है कि जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना जेड का वैल्यू निकाले आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जेड का वैल्यू से ही तो प्रोबेबिलिटी टेबल में आप चेक करेंगे कि कितना चांसेज है। अब जेड का वैल्यू निकालने के लिए जेड का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर इनटू क्या है, एक्स बार माइनस म्यू। अब इसको जब हम फिर से चेंज करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर को चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, बार बार बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अब जब इसको 1 बाय स्टैंडर्ड एरर जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सिग्मा जिसको बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए फिर से इसका हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 4.2 जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है, म्यू का वैल्यू, सॉरी सिग्मा का जो वैल्यू है 4.2 आ गया। 65 आपका क्या है, एक्स बार है, 62 आपका क्या है, म्यू का वैल्यू है ना। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.7142 आया। ये क्या आया, जेड का वैल्यू आया। अब जेड के वैल्यू से हम लोग चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी टेबल में आप जाके चेक करिए, उसका वैल्यू आएगा 0.2642। आप चेक कर लीजिएगा प्रोबेबिलिटी टेबल से, आपका वैल्यू यही आएगा। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, ये जो वैल्यू आ रहा है ये जेड का, ये कौन से पार्ट का है, कहां तक के एरिया का है ये जेड का वैल्यू। आप समझिए यहां कह क्या रहा है कि एटलीस्ट जो फ्लैट का रेट होगा वो एटलीस्ट 65 हो, कम से कम। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा वाला वैल्यू हमें देखना है। तो ज्यादा से ज्यादा वाला वैल्यू देखने का मतलब ये हो गया कि इस पार्ट को निकालना है। तो इस पार्ट को निकालने के लिए ये देखिए पूरा पार्ट आपका 0.5 है, इसमें से जो वैल्यू आया आपका, कितना वैल्यू आया, 0.2642। ये वैल्यू को जो आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 0.2358। ये आंसर आपका हो गया कि इससे ज्यादा होगा फ्लैट का रेट। समझ में आ गया। आप बोलिएगा इसमें माइनस क्यों किए, क्योंकि आपका जो वैल्यू निकल के आया प्रोबेबिलिटी टेबल का वो ये वाला वैल्यू था, लेकिन आपको चाहिए ये वाला वैल्यू। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट 65 लैक्स हो, मतलब कम से कम। तो ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब इधर से इधर वैल्यू बढ़ेगा तब ना। तो ये वाला पार्ट आपका होगा, इसके लिए टोटल पार्ट 0.5 में से हम माइनस कर देंगे जो प्रोबेबिलिटी टेबल से निकल के आया। तो इस तरह से जब परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो 23.58% है जो इसका आंसर आपका होगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि हर तरह से मैंने समझाने की कोशिश करी और आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए, और आगे अभी एमसीक्यू का सिलसिला जारी रहेगा, आप वीडियो में बने रहिए, है ना। आगे जो वीडियो आएंगे उसमें बने रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, तभी तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा। जय हिंद।